Let's start reading the differences between fraud and misrepresentation. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट जब कभी भी डिफरेंशिएट करने की बातें आई तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले तो टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करना, ठीक है। रेदर देन आंसरिंग इन पैराग्राफ फॉर्मेट, ट्राई टू आंसर इन टैबुलर फॉर्मेट। जो भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन जैसे फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन, उसमें भी ट्राई ये करो कि 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करो, ठीक है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और बीच में वो पॉइंट या बेसिस जिसके ऊपर अपन डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो यहाँ कर दो या सेंटर में कर दो। सेंटर में करो तो और अच्छा, ठीक है। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में आ जाइए, डिफरेंस देखने चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट शिरिन। Intention to deceive. In misrepresentation, there is no intention to deceive. Fraud implies an intention to deceive. अपन सब ने कल पढ़ा है कि सर बात तो दोनों में ही गलत रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन एक में धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं होता है, दूसरे में धोखा देने का पूरा 100% इंटेंशन होता है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड, Different belief, knowledge of truth. The person believes his statements to be true. The person knowingly makes false statements. ठीक है, ये हटा लेना नोट से। द पर्सन बिलीव्स हिज स्टेटमेंट टू बी ट्रू, धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। जबकि द पर्सन नोइंगली मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ ट्रूथ होता है एक में नहीं होता है। रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, यस शिरिन। In case of misrepresentation, the remedy is rescission. In case of fraud, the aggrieved party can rescind the contract. देखो देखो पूरी बात क्या है, दोनों में ही रिसेंड तो कर सकते हो। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और फ्रॉड में भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो वॉइडेबल होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो और रिसेंड भी कर सकते हो। तो सर रिसेशन दोनों में ही ऑप्शन होता है कि इधर भी रिसेंड कर दें मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में भी रिसेंड कर दें। लेकिन जहां तक क्लेम फॉर डैमेजेस की बात है, जहां तक क्लेम फॉर डैमेजेस की बात है, वो केवल फ्रॉड में ही लिया जा सकता है। डैमेजेस सामने वाले ने आपके साथ में धोखा करने की कोशिश की है, इसलिए यहां पर आप डैमेजेस भी वसूल सकते हो। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में वो खुद बेचारा गलत बात रिप्रेजेंट कर गया, ठीक है, तो धोखा देने की कोई नियत नहीं थी, तो यहां पर डैमेजेस वसूलने का कोई बात ही नहीं होती है इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। तो 3 डिफरेंसेस पढ़ लिए। धोखा देने का इंटेंशन एक में होता है, एक में नहीं होता है। एक में पर्सन खुद उसे ट्रू बिलीव करता है, एक में नहीं करता है। तीसरा, रिसेंट तो दोनों में कर सकते हो या कंटिन्यू भी दोनों में कर सकते हो, लेकिन डैमेजेस केवल फ्रॉड में वसूल सकते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं वसूल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट। Ordinary diligence case means to discover the truth. The aggrieved party cannot avoid the contract if he had the means to discover the truth with ordinary diligence. This is in case of misrepresentation and silence as to fraud में दोनों में सेम बात लगती है कि सर यदि ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ में सच्चाई का पता लगाया जा सकता था, जिस पार्टी ने सफर किया है उसके द्वारा थोड़े बहुत हाथ पैर हिला के, थोड़े बहुत पता करके, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से भी यदि सच्चाई का पता लगाया जा सकता था और उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया, तो फिर सर मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में और साइलेंस एज टू फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल नहीं होगा, फिर रिसेंड नहीं किया जा सकता, फिर तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और रेगुलर फ्रॉड के केस में चाहे ऑर्डिनरी डिलीजेंस का केस था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर सकते हो क्योंकि सामने वाली पार्टी ने आपके साथ में धोखा किया है। इसलिए पढ़ लेते हैं इसको। ऑर्डिनरी डिलीजेंस केस में ये तो पढ़ लिया, अब फ्रॉड वाला ये साइड पढ़ ले शिरिन। But in case of fraud, accepting fraud by silence, the contract is voidable even though the party defrauded had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Had the means of discovering the truth with ordinary diligence, तो भी वो voidable होगा। बस कहाँ voidable नहीं होगा? एक्सेप्टिंग फ्रॉड बाय साइलेंस वाले केस में, ठीक है, वहां पर वॉइडेबल नहीं होगा और मिसरिप्रेजेंटेशन में वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारा फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर था
प्री कंसेंट वाला, उसमें एक तो कोवर्जन हो गया, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, एक फ्रॉड हो गया, एक मिसरिप्रेजेंटेशन, मोटा मोटा समझ लिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लिया। अब है ना, एक आध कुछ सिचुएशंस अपन ने ऐसे पढ़ ली जहां पर चाहे फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो या कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस जो भी हो, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट को आप है ना जाके और रिसिंड नहीं करा सकते। कल अपन ने पढ़ी थी कि कुछ बार, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि पता है कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसके बाद में भी आप जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में रिसेंट नहीं करवा सकते, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अपन ने 3 या 4 ऐसी सिचुएशंस पढ़ी थी, वो टॉपिक भी कर लिया। अब आज एक नई बात पता पड़ेगी आपको इन सब चीजों के बारे में। ये जो नोट्स हैं इनमें 3 चीज तो आपने पुरानी पढ़ी हुई है, ठीक है। एक फोर्थ बात आपको नहीं पता पड़ेगी, वो भी अपन मतलब दिस विल बी द न्यू थिंग। आइए नोट्स पढ़ना चालू करते हैं। शिरिन फर्स्ट। We know that aggrieved party in case of fraud, misrepresentation, coercion, and undue influence can avoid or rescind the contract. Contract is voidable as such party's free consent is missing. देखो इन चारों ही केसेस में कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है सर? कि सर वॉइडेबल होता है। और मैंने तो एक कदम आगे जाके आपको बताया है, 2 सेक्शंस हैं, एक तो 19 और एक 19 है। कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, सर इन 3 में तो कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल वॉइडेबल बनता है। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल भी हो सकता है या कोर्ट्स उसे मॉडिफाइड वे में एनफोर्स करा सकती हैं, थोड़ा सा चेंजेस करके एनफोर्स भी करा सकती हैं। इसीलिए इस सेक्शन को बाद में डाला गया था, इसीलिए इसको 19A नाम दिया गया, बाद में डाला गया था इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, हम सब जानते हैं फ्रॉड, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि उस पार्टी की फ्री कंसेंट मिसिंग है। कंसेंट तो आ रही है लेकिन फ्रीली नहीं आ रही है। ठीक है। सेकंड, एग्रीव्ड पार्टी। शिरिन। The aggrieved party, if it wants, can either continue with the contract or rescind the same. वॉइडेबल का क्या मतलब है? यदि चाहे तो कंटिन्यू कर ले, चाहे तो रिसेंड कर ले। थर्ड पॉइंट, But if the aggrieved party wants to rescind the contract, it needs to do the same within a reasonable period of time. बट इफ द एग्रीव्ड पार्टी वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, यदि एग्रीव्ड पार्टी उसे खत्म करना चाहती है, तो अपन ने बोला ना कि सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट्स पहुंच के आपको उसे खत्म कराना है। यदि आप रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं पहुंचे तो बाद में कोर्ट उस केस को एंटरटेन करने से ही मना कर देगा। आपको लगता है जवानी में आपके साथ में कोई वो हुआ, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, और आप सोचते हो मैं बुढ़ापे में जब फ्री होऊंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब उसके लिए लड़ूंगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लिमिटेड टाइम पीरियड, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट्स में पहुंचना होता है। ठीक है, यदि रिसेंड कराना है तो, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। थोड़े टाइम के अंदर कोर्ट में रिसेंड कराने नहीं पहुंचे तो ये मान लिया जाएगा कि आप कंटिन्यू वैसे भी कर ही रहे। ठीक है। फोर्थ एंड द न्यू पॉइंट एंड द लर्निंग फॉर टुडे, और इस पे से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, खूब सारे आए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ भाई। The aggrieved party loses the right to rescind the contract if it, after becoming aware of the circumstances, takes a benefit under the contract or in some way affirms it. देखो Wrong versus right. अब ये नई बात बोल रहा है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, देखो, यदि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, या वॉइडेबल का मतलब जिसके साथ में गलत काम हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी, उसके साथ में फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसकी कंसेंट ली गई है, या फ्रॉड के थ्रू या कोवर्जन के थ्रू या अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू, जैसे भी उसकी कंसेंट ली गई है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल, वो चाहे तो कंटिन्यू करे, चाहे तो रिसेंड करे। ठीक है सर। अब एक बार अपन ने कल परसों में पढ़ा था कि सर यदि वो कंटिन्यू करने का बोल रही है तो वो ये एग्रीव्ड पार्टी को बोल सकती है कि मैं, एग्रीव्ड पार्टी दूसरी पार्टी को बोल सकती है कि देख मैं कंटिन्यू इसी शर्त पे कर रही हूं कि तू मेरे को उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दे जिस जो तूने मुझे बोला था वो सही हो। ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। ठीक है कि सर
फैक्ट्री में 300 यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी लेकिन 500 की बता दी, तो इसने भी हाँ कर दिया, चलो 500 की है। लेकिन अब बाद में पता पड़ा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। तो सर इसने कहा मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं कंटिन्यू करूं या रिसेंड करूं। ठीक है, यदि कंटिन्यू करने की बात हो रही है तो ये बोल सकता है कि मैं एक ही ऑप्शन पे कंटिन्यू करूंगा कि तू मेरे को एडिशनल 200 यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीन लगा के दे दे, तब तो मैं कंटिन्यू कर जाता हूं, नहीं तो मैं खत्म करता हूं। तो एक तो ये अपन ने पढ़ लिया था। दूसरी बात जो अभी इस पैराग्राफ में पढ़ी है, 4th नंबर पैराग्राफ में, द अग्रीव्ड पार्टी लूजेस द राइट टू rescind द कॉन्ट्रैक्ट if it after becoming aware of the circumstances takes a benefit under the contract or in some way affirms or confirms it। देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ की कंसेंट जो है वो आइदर थ्रू फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कैसे दी, तो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो बढ़े आगे, चाहे तो रिसेंड कर दे। अब क्या हुआ, इन्होंने यहां आगे बढ़ने का नक्की किया, ठीक है, और यदि इसके अंडर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, यदि कोई आगे बढ़ने के साथ में ही कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, तो फिर अब उस बेनिफिट को डिराइव करने के बाद में यहां जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, यहां घूम के जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। मतलब यदि आपने अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू करते समय कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया या किसी तरीके से उसको कंफर्म कर दिया, एक बार ये वाला रास्ता चूज कर लिया, तो अब बाद में यहां पर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कैसे। देखो एग्जाम्पल, सूरज और सोहन नाम के दो आदमी थे। केस नीचे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, सोहन एंड सूरज वाला, ठीक है। तो ये, तो सोहन ने सूरज को इंड्यूस किया कह के कि मेरी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी कंडीशन में है, तू खरीद ले इसको, इसका इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में, तू खरीद ले। सूरज ने भी देखा हाँ चलो मोटरसाइकिल बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो चलो इसको अपन खरीद लेते हैं। बाद में पता पड़ा कि मोटरसाइकिल की कंडीशन, मोटरसाइकिल के इंजन की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब या तो ये फ्रॉड का केस बन गया है या फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बन गया है, ठीक है। अपन चलो एक बार ये मानते हैं कि सोहन खुद भी बिलीव करता था कि उसकी मोटरसाइकिल का इंजन एक्सेलेंट कंडीशन में, तो अभी अपन मिसरिप्रेजेंटेशन में ले सकते हैं क्योंकि उसने कोई धोखा देने के इंटेंशन से ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तो सर सोहन ने सूरज को रिप्रेजेंट किया कि मेरी मोटरसाइकिल का इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में, तू खरीद ले। सूरज ने खरीद भी लिया। बाद में पता पड़ा कि वो कोई अच्छी कंडीशन में नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया सर, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना। यानी कॉन्ट्रैक्ट सूरज के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर ले, चाहे तो रिसेंड कर दे, ठीक है सर। अभी सूरज ने कहा देख मैं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रहा हूं। सोहन ने एक उसके सामने प्रपोजिशन रखी, देख एक काम कर, खत्म मत कर, तू करा ले मोटरसाइकिल को रिपेयर, जो भी इंजन है ना उसको रिपेयर करा ले, रिपेयर करा ले। रिपेयर की जो 60% कॉस्ट होगी वो मैं दे दूंगा, 40% तू बेयर विद कर लेना। तो सूरज को ये प्रपोजिशन पसंद आ गई, यानी कि उसने क्या किया, कंटिन्यू करने के रास्ते पे तो बढ़ गया आगे, ठीक है। और उसने क्या फर्दर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, फर्दर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला पॉइंट जो 4th पॉइंट अपन ने पढ़ा था वो वाली सिचुएशन आ गई। अब रिपेयर करा लिया मोटरसाइकिल, 10 एक दिन तो अच्छी चली, उसके बाद में पूरी चलनी ही बंद हो गई, चलनी ही बंद हो गई। तो अब सूरज बोले कि अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड करूंगा, ठीक है। सोहन बोलता है भाई तूने अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ बेनिफिट डिराइव कर लिया है, इस तरीके से तूने उसको अफर्म कर लिया है, तो अब तू वापस घूम के यहां पर नहीं आ सकता, अब तू उसे रिसेंड नहीं कर सकता, अब तुझे उसके साथ में चलना ही पड़ेगा। एंड ही वॉज राइट। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरा कुछ वो नेट पे प्रॉब्लम आ गया था। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आर यू ऑल एबल टू हियर मी? आर यू ऑल एबल टू Yes, हियर sir. मी?
ठीक है, सॉरी वो कुछ नेट में कुछ यस सर। टेक्निकल इशू आ गया था, वापस आ जाओ। तो सर सोहन, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सोहन और सूरज का जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो सर सोहन और सूरज कॉन्ट्रैक्ट, सूरज के लिए बेहतर क्या होता, सूरज के लिए बेहतर होता कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर रिसेंड कर दे, खत्म कर दे, कंटिन्यू नहीं करे इसके साथ में, या कोई बेनिफिट डिराइव नहीं करे अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यदि इसने बेनिफिट डिराइव कर लिया, यदि इसने बेनिफिट डिराइव कर लिया, तो अब उसके बाद में भी कोई तकलीफ होती है तो ये घूम के वापस ये रिसेंड करने वाले ऑप्शन पे नहीं आ सकता है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? बोलिए हाँ या ना। क्या ये सबको क्लियर हो गया? बोलो, जल्दी बोलो। So, yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो सर एक बार ये सोहन और सूरज वाला एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ठीक है। शिरीन। Sohan induced Suraj to buy his motorcycle, saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% of the cost of repairs. After a few days, the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to rescind the contract. इस साइड अब आप बताइए क्या करना है। सर एग्जाम में आपको बाकायदा इतनी ही मतलब इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको खुद को पहुंचना होगा। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में अच्छा हमने पढ़ा था ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये फ्री कंसेंट वाले चैप्टर का पार्ट है। फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में भी ये या तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का पार्ट लग रहा है। तो उधर आपको क्लिक करना होगा कि सर इधर वो वाली सिचुएशन बन रही है जो सर ने 4th पॉइंट में पढ़ाई थी कि यदि कोई पार्टी बेनिफिट डिराइव कर लेती है अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बाद में वो रिसेंड नहीं कर सकती। तो इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर की तरफ सोच के समझ के पहुंच के लिखना होगा, और ऐसा लिखना होगा कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सके, ठीक है। पढ़ भाई इसको। The aggrieved party loses the right to rescind the contract if it, after becoming aware of the circumstances, takes a benefit under the contract or in some way affirms it. Accordingly, in the given case, Suraj could not rescind the contract as his acceptance to the offer of Sohan to bear 40% of the cost. Repairs impliedly amounts to affirmation, final acceptance of the same. फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल, एक बार बेनिफिट डिराइव कर लिया अब खत्म कराने को नहीं जा सकते हो, ठीक है भाई। आ गया सबको समझ में? चलिए मिस्टेक की तरफ बढ़ूं अब अपना। ये टॉपिक्स फाइनली क्लोज हो गए हैं, कोर्जन क्लोज हो गया है, अंडर इन्फ्लुएंस क्लोज हो गया है, फ्रॉड क्लोज हो गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्लोज हो गया है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए हाँ या ना। आज एक काम करना, मैं इनका क्वेश्चन बैंक दे दूंगा आपको, ठीक है, मुझे याद दिला देना। मैं इनका क्वेश्चन बैंक इस वाले चैप्टर का पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, तो क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स में आए हुए हैं, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स में आए हुए हैं, फाइनल मेन पेपर में आए हुए हैं। मैंने एक कोशिश करी है, इधर उधर उसकी टाइपिंग पे मत जाना क्योंकि वो कहीं से फोटो खींच के डाली हुई है, कहीं से कुछ, मतलब कोशिश की है 3-4 जगह से उसको 5 जगह से कंपाइल करने की। तो आइडिया जाना, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। तो वो मैं आपको आज दे दूंगा, बैठ के उससे करके करना चालू कर देना, ताकि मिस्टेक करने के बाद में वो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए जी, तो अब अपन टॉपिक चालू करते हैं मिस्टेक का। देखो जब मैं कहता हूं कि सर अ कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री कंसेंट व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक को मैं अलग रखता था, ठीक है। A consent is not said to be free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or
मिस्टेक, मिस्टेक के केस में तो मेनली अपन बोलते हैं कि सर कंसेंट ही नहीं होती है, ठीक है, बट ये एक अधूरा स्टेटमेंट है, अभी समझाऊंगा क्यों। कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कंसेंट तो होती है पर वो फ्री नहीं होती है, ठीक है। मिस्टेक के केस में अपन एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हैं कि सर कंसेंट ही नहीं होती। मैंने अपना वीडियो जानबूझ के ऑफ कर रखा है बिकॉज आई एम रनिंग ऑन माई हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट पे चला रहा हूं इसलिए स्पीड्स थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है, इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब सर कैसे, आपको ध्यान है जब अपन ने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था रे, उसमें अपन ने पढ़ा था ना, देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का क्या मतलब होता है, दैट द पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन सेम थिंग, parties must agree upon the same thing in the same sense। यानी कि पार्टीज को एकदम सेम माइंडसेट के साथ में उन चीजों को सेम समझते हुए, एक जैसा, जैसा एक समझ रहा है वैसे ही दूसरे ने समझते हुए एग्री करना होता है। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया, तो सर ये ऑफर देते हुए और एक्सेप्ट करते हुए जो इसका माइंडसेट, जो ये ऑफर एग्जैक्टली दे रहा है वही समझते हुए एक्सेप्ट करना है, तब तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाएगा। दैट इज पार्टीज आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यदि ऐसा नहीं है, नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ, दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एड इडम, लैटिन टर्म में इसको क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड इडम, दैट इज पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अपन ने एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा था वहां पर, अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था, इस तरह शिरीन के पास में दो दो घोड़े हैं, एक तो व्हाइट हॉर्स है और एक ब्लैक हॉर्स है, ठीक है सर। अब शिरीन को दिया ने एक ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, क्या तू अपना घोड़ा मेरे को 10,000 रुपए में बेचेगी, ठीक है। दिया ने जब ये ऑफर दिया तो दिया के मन में था व्हाइट हॉर्स के लिए ऑफर दे रहे हो, शिरीन ने क्या सोच के एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, की ऑफर ब्लैक हॉर्स के लिए आया है। तो सर भले ही ऑफर था, भले ही एक्सेप्टेंस था, भले ही बाकी सारी चीजें भी थी जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी होती हैं, बट दीज पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दैट इज, इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा है। जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा है, दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो सर हम बोलते हैं कि यहाँ पर कंसेंट का एलिमेंट सही से नहीं आ रहा है, तो दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं, ठीक है। दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक, दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये मिस्टेक जब पार्टीज गलती से कर लेती हैं तो मिस्टेकनली यदि कोई एग्रीमेंट बन जाता है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। बैकग्राउंड समझ में आ गया मिस्टेक का। ये जो हॉर्स वाला एग्जांपल है ना, आजकल आजकल नए तरीके से पूछा जाने लग गया है। कैसे, कि सर पुलकित के पास में दो कार्स है, एक एम्बेसडर कार्स, मान लो एक मारुति कार है, मारुति 800, और दूसरी कार है उसके पास में फिएट की एक कार है, ठीक है। तो लेकिन ये जो इसका फ्रेंड है पुलकित, पुलकित तो आया नहीं है, पुलकित का फ्रेंड है अपना देव, देव जो है इसने ऑफर दिया ये वाली कार का सोच के और इसने एक्सेप्ट कर लिया ये वाली कार का सोच के, तो सर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। मिस्टेक, अब आ जाओ मिस्टेक को पढ़ना चालू करते हैं। तुम्हारे जो मॉड्यूल में ये एक पेज में खत्म कर दिया है, बट मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है इसको, ताकि कभी गलती से इस पे क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम लोग अटेंड करने की उसमें रहो, ठीक है। तो बेसिक पढ़ा के मैं भी तुमको डायरेक्टली इस चार्ट पे ले आऊंगा, जो तुम्हारे चार्ट में मैंने अपनी तरफ से ये सारे आइटम्स डाले हैं, जिससे कि एक बार में क्लैरिटी मिल जाए। चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाया है। आ जाओ, तो मिस्टेक क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो मिस्टेक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से और शांति से पढ़ना मेरे साथ में। मिस्टेक क्या होती है, शिरीन पढ़ना चालू कर।
Mistake is misconception or misunderstanding about something, where the consent of one or both the parties to a contract is caused by misconception or erroneous belief. The contract is said to be induced by mistake. सिरिन जॉन, हाँ सर। आज खाना नहीं खाया है क्या? खाया सर। तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ठीक है, लगता है पहले के टीचर्स ने सारी आवाज यूज ले ली है। चलो भाई आ जाओ। मिस्टेक इज मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। सर मिसकंसेप्शन है मतलब कोई दो पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। when the consent of one or both the parties to a contract is caused by that misconception or that erroneous belief, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, the contract is said to be induced by mistake। यानी कि जब एक पार्टी या दोनों पार्टीज से गलती हो गई है तो हम उसे मिस्टेक के थ्रू बना हुआ एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मेन बातें अब आ रही हैं। अभी तक तो हम लोग मिस्टेक में काला घोड़ा सफेद घोड़ा एग्जाम्पल में ही पूरा कर देते थे। अब मिस्टेक भी दो तरीके से पढ़ना है और हर एक में दोनों में फर्दर दो दो बातें हैं। ठीक है, कुछ में कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड रहेगा मिस्टेक होने के बावजूद में भी, कुछ में वॉइड हो जाएगा, कुछ में वॉइडेबल होगा। ठीक है, कुछ में वैलिड रहेगा मिस्टेक होने के बावजूद भी, कुछ में वॉइड होगा। वॉइड मतलब जिसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सके, और वॉइडेबल यानी कि चाहे तो आगे बढ़ जाओ चाहे तो खत्म कर दो। ठीक है, तो सर आइए, द मिस्टेक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक एज टू फैक्ट। पहले मिस्टेक ऑफ लॉ देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं एक बार में समझ आ जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। एक एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये हमारी भान्यमी है। ठीक है, भान्यमी को एक दिन दिया शेट्टी पे इतना गुस्सा आया कि भान्यमी ने दिया शेट्टी का मर्डर कर दिया। ठीक है, अब बाद में मर्डर किया तो पुलिस पकड़ पकड़ के ले गई और कोर्ट में पेश किया भाई इसको, भान्यमी को। भान्यमी को कोर्ट ने सजा सुनाई कि भान्यमी तुमने इसका मर्डर किया है, तुम्हें इंडियन पीनल कोड ताजीरात हिंद की दफा 302 के तहत, दफा मींस सेक्शन, अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, आपको या तो उम्र कैद की सजा दी जा रही है या फिर आपको फांसी की सजा दी जा रही है। ठीक है, भाने में वही चिल्लाने और रोने लग गई, अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में यदि मैं किसी का मर्डर कर देती हूं तो मुझे या तो फांसी की सजा मिलेगी या फिर मुझे जेल मतलब उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी। यदि मुझे पता होता तो मैं ये क्राइम कमिट ही नहीं करती। चूंकि मुझे पता नहीं था, आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द लॉ, प्लीज एक्सक्यूज मी एंड ग्रांट मी रिलीफ। कोर्ट बोलेगा, ऐसे तो हर कोई बोलने लग जाएगा कोर्ट में कि मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा बीटिंग करने पे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सजा मिलती है, किडनैपिंग करने पे सजा मिलती है, मर्डरिंग करने पे सजा मिलती है। ठीक है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो रूल क्या बनाया गया? रूल बनाया गया कि सर लॉ ऑफ द लैंड आप पार्टीज को ध्यान होना ही चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो, जो लॉ ऑफ द लैंड मीन्स आपकी खुद की कंट्री का लॉ, आप लोगों को ध्यान होना ही चाहिए। यदि आपको ध्यान नहीं है तो उस कारण आप ये एक्सक्यूज लेके कि मुझे लॉ कंट्री का ध्यान नहीं था और मुझसे मिस्टेक हो गई, आप कॉन्ट्रैक्ट को मतलब वॉइड नहीं बना सकते या एग्रीमेंट को वॉइड नहीं बना सकते, उसको वैलिडली आगे आपको ले जाके फुलफिल एज अ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। देखना, इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझ आता हूं। ये मर्डर वाला एग्जांपल और इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज, ये समझ आ गया आप लोग को? ये समझ आ गया इतना सा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। लॉ ऑफ द लैंड आपकी खुद की कंट्री का लॉ, आप ये नहीं बोल सकते मैंने मिस्टेकनली गलत समझ लिया या मिस्टेक हो गई मुझे पता नहीं था। इतना समझ आया? बोलो सभी जन। वान्यमी मर्डर तो नहीं करेगी अब किसी का?
नहीं हाँ, सर, पहले से नहीं करते वैसे। मैं तो वैसे ही नहीं करती हूँ सर, फालतू बदनाम करते हो मेरे को। ठीक है, चलो भाई, आई होप सबके समझ में आ गया। अब देखो, मिस्टर एक्स जो हैं, उन्होंने, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मिलके एक है ना फैक्ट्री लगाने का डिसाइड किया। मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं तो वहां पर कैपिटल लगा दूंगा, और मिस्टर वाई बोले कि मैं वहां पर मैन पावर लगा दूंगा। ठीक है, अब हुआ ये कि अपने इंडियन लॉज बोलते हैं कि जब भी कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही होती है, यदि एक पर्टिकुलर साइज से बड़ी फैक्ट्री है, या उसमें या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको, या हैजार्डस नेचर ऑफ वर्क है, तो आपको सारे के सारे वो कहते हैं ना सिक्योरिटी कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, जिसमें इस तरीके के मशीन्स होनी चाहिए, इस तरीके के गैजेट्स होने चाहिए वर्कर्स के पास में। आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, सिक्योरिटी। फिर वहां पर यदि बच्चों, मतलब छोटे बच्चों वाली मदर्स को भी रखा है काम करने के लिए, तो वहां पर क्रैश होना चाहिए, क्रैच जिसको आप लोग बोलते हो। फिर कि सर इतने मतलब एन नंबर ऑफ रूल्स। मिस्टर वाई बोलते हैं या मिस्टर एक्स बोलते हैं, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि हमको सिक्योरिटी वाली भी चीजें दिलानी पड़ेंगी, हमको क्रैच भी खोलना पड़ेगा, क्रैच में किसी को रखना पड़ेगा जो उन बच्चों का ध्यान रखे, हमको प्रॉपर सैनिटाइजेशन और वो बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा, इसमें बहुत खर्चा होएगा यार। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे को लॉ ऑफ लैंड पता नहीं था, इसलिए मैं तो पीछे हट रहा हूँ। सर, आप लॉ ऑफ लैंड पता नहीं था, इसके पीछे आप मिस्टेक हो गई, मेरे से ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो, आपको इसे वैलिडली, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ना, अब वो वैलिड रहेगा। आप मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड का एक्सक्यूज उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराने में नहीं यूज ले सकते हो। क्या ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस और नो? कि सर यदि आपने मिस्टेक किया है एज टू द लॉ ऑफ लैंड, उसका एक्सक्यूज आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कराने में नहीं ले सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना सभी जन, सभी जने। आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. यस सर। न्यू दिया, समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। ठीक है, जितनी भी आई वो उतना अपने लिए एडवांटेज है। ठीक है, घबराना मत। चलिए नेक्स्ट, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। सर देखो, यहां पर आपको एक्सक्यूज लेने मिल जाएगा। मर्डर वाला एग्जांपल से मत सोचना कि मर्डर करके आ गए तो एक्सक्यूज मिल जाएगा आपके देश में। मतलब आप अमेरिका जा रहे हो और वहां किसी का मर्डर कर दो और बोलो हमें आपके लॉ का, लैंड ऑफ लॉ पता नहीं था, या लॉ ऑफ लैंड पता नहीं था, इसलिए हमने मर्डर कर, नहीं। ये है ना वो मर्डर करने वाला एग्जाम्पल, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि क्रिमिनल साइड में, मतलब यू कैन नॉट टेक दी एक्सक्यूज कि आपको लॉ नहीं पता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रे? हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल लॉ। ये सब बातें सिविल में भी हम लोग बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं। यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड टू स्टडी ओनली दी लॉज विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, लाइक इनकम टैक्स। जब आप उसमें आओगे, क्या नाम है, इंटर में आओगे, तो इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वो क्रिमिनल वाला जो मर्डर वाला एग्जाम्पल था ना, वो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था, उसको मत ले लेना दिमाग में। आ जाओ, यदि आप फॉरेन लॉ को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसमें किसी भी पार्टी से मिस्टेक हो जाती है, तो सर उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। क्योंकि अपनी कंट्री का लॉ जानना तो जरूरी है, उधर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे फॉरेन लॉज पता हो ही हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे फॉरेन लॉज पता हो ही हो। इसलिए यदि किसी एक पार्टी ने मिस्टेक कर दी है रिगार्डिंग दी फॉरेन लॉ, तो फिर उसको एक्सक्यूज दिया जा सकता है। मैं केवल सिविल लॉ की बात कर रहा हूं, मैं क्रिमिनल मर्डर करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वो केवल आपको समझाने के लिए बताया था। तो सर यदि कोई पार्टी ने मिस्टेक करी है एज टू फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ को गलती समझने में गलती करी और कुछ बात कर दी,
तो उसको एक्सक्यूज दिया जा सकता है, उसको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको, और समझ तो अपन ने लिया ही है। शिरीन फटाफट पढ़ ले इसको। चलो पहला लाइन में क्या लिखा है? मिस्टेक ऑफ लॉ आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। ये जो अपन ने चार्ट पढ़ा था ना, मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑफ टू टाइप्स, लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। तो लॉ ऑफ लैंड में सर वो वैलिड होता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टेक हो गई मेरे से, मेरे को मेरे देश का कानून पता नहीं था ऐसे कह के आप उसे वॉइड नहीं बना सकते हैं। इट इज नॉट वॉइड, इट कैन नॉट बी मेड वॉइड, इट नीड्स टू बी वैलिड। यहाँ एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे मेरी कंट्री का लॉ पता नहीं है। तो सर इसको क्या बोलते हैं, ये लैटिन टर्म है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसैट। ignorance of law, juris means law, ignorantia means ignorance of law cannot be taken as an excuse to make a valid agreement void। यानी कि अपनी ignorance of law cannot be taken as an excuse, ignorance of law is no excuse। आपने जो गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपको उसके साथ में चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझसे मेरे देश का कानून समझने में गलती हो गई। एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना देश का कानून समझते हुए काम करें। ठीक है, सभी जने एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम खत्म हो गया है।